आधी रात का समय था, जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था। अंधेरे में डूबी सड़कों पर सिर्फ कुत्तों की आवाजें गूंज रही थीं। लेकिन तभी एक परछाई दिखी, जो धीरे धीरे एमएलए राजेश कुमार के भव्य बंगले की तरफ बढ़ रही थी। यह कोई चोर नहीं था, न ही कोई डकैत। यह एक साधारण सी दिखने वाली औरत थी, जिसने पुरानी साड़ी पहनी थी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण नौकरानी आधी रात को किसी नेता के बंगले में क्यों जाएगी? क्या हुआ जब इस महिला ने उस बंगले में प्रवेश किया, जहां सत्ता और भ्रष्टाचार का काला खेल चलता था? और सबसे बड़ी बात, इस औरत ने जो देखा, उसने पूरे जिले की राजनीति को हिला दिया। दोस्तों, अगर आप भी सच्चाई के समर्थक हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या आप भी ऐसी बहादुरी देखना चाहते हैं। क्योंकि आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, वह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस संघर्ष की गाथा है, जो आज भी हमारे समाज में चल रहा है। राजेश कुमार का बंगला शहर के सबसे महंगे इलाके में था। ऊंची दीवारें, चमकदार गेट और चारों तरफ सुरक्षा गार्ड। यहां हर रात अजीब सी गतिविधियां होती रहती थीं। काली गाड़ियां आती जाती रहती थीं और अंदर से आने वाली आवाजें बताती थीं कि यहां सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि कुछ और भी चल रहा था। उस रात बंगले के मुख्य गेट पर एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी मैली कुचैली थी, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान के निशान। लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वैसी चमक जो एक मजदूर औरत की आंखों में नहीं होती। साहब, मुझे काम चाहिए, उसने गार्ड से कहा। मैं घर का सारा काम कर सकती हूं, झाड़ू पोंछा, बर्तन कपड़े धोना, सब कुछ। गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। इतनी रात को काम मांगने आई है, कल सुबह आना। नहीं साहब, औरत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मेरे बच्चे भूखे हैं। अगर आज काम नहीं मिला तो कल तक वे भूखे ही रह जाएंगे। प्लीज साहब, मैं अभी से काम शुरू कर सकती हूं। गार्ड ने अंदर फोन किया। थोड़ी देर बाद उसे अंदर जाने की इजाजत मिल गई। लेकिन जैसे ही वो बंगले के अंदर कदम रखती है, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। यह मुस्कान किसी मजबूर औरत की नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की थी, जिसकी कोई गुप्त योजना हो। बंगले के अंदर का नजारा देखकर कोई भी हैरान हो जाता। मार्बल के फर्श, सोने की कलाकृतियां और महंगे फर्नीचर। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इतनी रात को भी बंगले में काफी हलचल थी। कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात कर रहे थे और उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि यहां कोई सामान्य चर्चा नहीं हो रही थी। कल सुबह तक सारे कागजात तैयार हो जाने चाहिए, किसी की आवाज आई। और हां, उस जमीन वाला मामला भी निपटा देना है। नई नौकरानी ने यह सब सुना, लेकिन उसके चेहरे पर कोई हैरानी नहीं थी, जैसे वो पहले से ही जानती हो कि यहां क्या होने वाला है। उसने चुपचाप अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन उसकी नजरें हर जगह घूम रही थीं। हर कोने को, हर दरवाजे को, हर बातचीत को वो बड़े ध्यान से देख और सुन रही थी। इन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके हाथ बिल्कुल मुलायम थे। कोई कैलस नहीं, कोई कटी-पटी उंगलियां नहीं। यह वैसे हाथ नहीं थे जो सालों से घर का काम करते आए हों। क्या वाकई यह औरत एक साधारण नौकरानी थी, या फिर इसके पीछे कोई और कहानी छुपी थी? एमएलए राजेश कुमार का असली चेहरा देखना हो, तो उसे अपने बंगले में देखना पड़ता था। यहां वो कोई जनसेवक नहीं, बल्कि एक क्रूर तानाशाह था। चापनीदन साल का यह आदमी पिछले 15 सालों से लगातार सत्ता में था, और इन सालों में उसने भ्रष्टाचार को एक कला का दर्जा दे दिया था। देखो, राजनीति एक बिजनेस है, वो अक्सर अपने करीबियों से कहता था, और मैं इस बिजनेस का सबसे बड़ा व्यापारी हूं। उसकी मुस्कान में वो घमंड था, जो सिर्फ उन लोगों के चेहरे पर होता है जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। नई नौकरानी ने पहले ही दिन देख लिया था कि यहां क्या चल रहा है। रात के 11 बजे तक अजीब लोग आते जाते रहते थे। किसी के हाथ में मोटे मोटे लिफाफे होते थे, तो कोई फाइलों का बंडल लेकर आता था। और सबसे अजीब बात यह थी कि राजेश कुमार इन सभी से मिलते समय अपनी आवाज बिल्कुल धीमी रखता था। कितना आया इस महीने? राजेश कुमार ने एक ठेकेदार से पूछा। साहब, 50 लाख, ठेकेदार ने जवाब दिया। लेकिन उस स्कूल वाली जमीन में थोड़ी दिक्कत है, वहां के लोग मान नहीं रहे। राजेश कुमार की आंखों में गुस्सा चमका। मानना पड़ेगा,
पुलिस को बोल दो कि कुछ फर्जी केस बना दे उन लोगों के खिलाफ। डर जाएंगे तो खुद भी खुद जमीन छोड़ देंगे। नौकरानी ने यह सब चुपचाप सुना। उसके हाथ में झाड़ू था, लेकिन उसका दिमाग हर शब्द को रिकॉर्ड कर रहा था। उसने देखा कि राजेश कुमार ने एक डायरी से कुछ नाम पढ़े और बोला, इन सभी की जमीनें अगले महीने तक खाली करवा दो, नहीं तो पता है ना क्या करना है। लेकिन सबसे दिल दहलाने वाली बात वो थी जो राजेश कुमार ने अपने सिपाही से कही, उस गांव के जो लोग विरोध कर रहे हैं उनमें से किसी एक को उठवा दो, बाकी डर जाएंगे। दूसरे दिन नौकरानी को पता चला कि राजेश कुमार का भ्रष्टाचार कितना व्यापक है। सुबह 6 बजे से ही उसके पास लोगों की कतार लगी रहती थी। कोई अपने बेटे की नौकरी के लिए पैसे लेकर आता था, तो कोई अपने केस को दबवाने के लिए। साहब, मेरे बेटे को टीचर की जॉब दिलवा दीजिए, एक बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा। मैं जो भी कह रहे हैं वो दे दूंगा। 10 लाख, राजेश कुमार ने बिना किसी झिम के कहा। कल तक लेकर आना। नौकरानी का दिल भर आया जब उसने देखा कि बुजुर्ग के हाथ कांप रहे थे। साहब, इतने पैसे तो मेरे पास नहीं है, कुछ कम हो जाए तो फिर तुम्हारे बेटे को नौकरी भी नहीं मिलेगी, राजेश कुमार ने बेरुखी से कहा। यहां दरवाजा है, निकल जाओ। लेकिन जो सबसे ज्यादा दुखदाई था वो था गरीब औरतों के साथ राजेश कुमार का व्यवहार। जब भी कोई महिला अपनी समस्या लेकर आती, वह उसे अजीब नजरों से देखता और अपमानजनक टिप्पणियां करता। अरे, तुम तो बहुत सुंदर हो, उसने एक युवती से कहा जो अपने पति की रिहाई के लिए आई थी। तुम्हारे पति को छुड़वाना है तो सिर्फ पैसे से काम नहीं चलेगा। नौकरानी ने देखा कि युवती के चेहरे पर डर आ गया। वह तुरंत वहां से भाग गई, लेकिन राजेश कुमार हंसता रहा। तीसरे दिन नौकरानी को राजेश कुमार के असली चेहरे का पता चला। रात के समय वो एक गुप्त कमरे में गया जहां उसकी तिजोरी थी। नौकरानी ने दूर से देखा कि वो कैसे करोड़ों रुपए गिन रहा था। यह तो सिर्फ इस महीने की कमाई है, वो खुद से बुदबुदाया। अगले महीने उस जमीन घोटाले से और 50 करोड़ आएंगे। लेकिन सबसे खतरनाक बात वो थी जो उसने अपने साथी से कही, उस रिपोर्टर को चुप कराना पड़ेगा, वो बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है। समझ गया ना क्या करना है। नौकरानी का खून सूख गया। यह आदमी सिर्फ भ्रष्ट नहीं था, बल्कि हत्यारा भी था। चौथे दिन जब राजेश कुमार दफ्तर गया था, नौकरानी ने उसके कमरे की सफाई करते समय कुछ ऐसी चीजें देखीं जिससे उसका दिल दहल गया। एक फाइल में सैकड़ों परिवारों की जमीनों की सूची थी जिन्हें विकास के नाम पर जब्त किया जाना था। दूसरी फाइल में उन लोगों के नाम थे जो राजेश कुमार के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो डायरी थी जिसमें लिखा था, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका अंजाम बुरा होगा। मैं इस जिले का राजा हूं और राजा के खिलाफ जाने वालों को मरना पड़ता है। इस सब के बीच नौकरानी ने एक अजीब बात नोटिस की। राजेश कुमार कभी कभी उसे गौर से देखता था। यह औरत कुछ अलग है, वह अपने सेक्रेटरी से कहता था। बाकी नौकरों की तरह डरती नहीं है। एक दिन उसने नौकरानी से पूछा, तुम पहले कहां काम करती थीं? जहां तहां साहब, नौकरानी ने सिर झुकाकर जवाब दिया। बड़े घरों में काम करती थी। अच्छा, राजेश कुमार ने संदेह से कहा। तुम्हारी हिंदी बहुत साफ है, आमतौर पर तुम जैसे लोग इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोलते। नौकरानी का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपना संयम नहीं खोया। साहब, मैंने थोड़ी पढ़ाई की है, इसीलिए शायद। लेकिन राजेश कुमार की शक अब और बढ़ रही थी। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला था। पांचवी रात वो रात थी जिसका नौकरानी को बेसब्री से इंतजार था। राजेश कुमार ने अपने खास मेहमानों के साथ एक अहम बैठक रखी थी, और यह वही मौका था जिसकी तलाश में वो इतने दिनों से थीं। रात के 11 बजे तक बंगले में हलचल रही, फिर धीरे धीरे सब लोग चले गए। राजेश कुमार भी अपने मास्टर बेडरूम में सो गया। नौकरानी ने घड़ी देखी, रात के 1 रन रहे थे। अब समय था उस गुप्त कमरे में जाने का जिसकी चाबी राजेश कुमार हमेशा अपनी जेब में रखता था। लेकिन आज उसने देखा था कि वो चाबी अपनी मेज की दराज में छोड़ गया है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हर कदम के साथ फर्श की आवाज उसे लग रही थी जैसे गरज की तरह गूंज रही हो।
उसने अपने जूते उतारे और नंगे पांव आगे बढ़ी। बंगले में लगे सिक्योरिटी कैमरे की रोशनी उसे दिख रही थी, लेकिन वो जानती थी कि कैसे उनसे बचकर निकलना है। दराज खोलते समय उसके हाथ कांप रहे थे। चाबी मिल गई। अब वो उस कमरे के सामने खड़ी थी जिसे राजेश कुमार अपना ट्रेजर रूम कहता था। दरवाजा खुलते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर का नजारा किसी खजाने से कम नहीं था। एक तरफ बड़ी सी तिजोरी थी जिसमें नोटों के बंडल भरे हुए थे। दूसरी तरफ महंगे गहने और सोने की ईंटें रखी थीं। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो थी दीवार में लगी एक छोटी अलमारी जिसमें फाइलों का ढेर था। पहली फाइल खोलते ही उसकी सांस फूलने लगी। इसमें पूरे जिले की 807 एकड़ सरकारी जमीन की बिक्री के कागजात थे। यह जमीन स्कूल, अस्पताल और पार्क बनाने के लिए आरक्षित थी, लेकिन राजेश कुमार ने इसे अपने रिश्तेदारों के नाम से बिल्डरों को बेच दिया था। दूसरी फाइल और भी खतरनाक थी। इसमें पूरे राज्य के 33 बड़े अफसरों की सूची थी जो राजेश कुमार को हर महीने पैसे देते थे। हर नाम के सामने रकम लिखी थी, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, तो कोई 25 लाख महीना। तीसरी फाइल में वह सबूत था जिसकी तलाश पूरे देश को थी। इसमें केंद्र सरकार से आने वाले विकास फंड के गलत इस्तेमाल की पूरी कहानी थी। 6 करोड़ रुपए जो गरीबों के घर बनाने के लिए आए थे, वह सब राजेश कुमार और उसके साथियों की जेब में चले गए थे। लेकिन चौथी फाइल देखकर उसका खून सूख गया। इसमें उन 12 लोगों की सूची थी जो राजेश कुमार के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से गायब हो गए थे। हर नाम के सामने तारीख और मिशन कंप्लीट लिखा था। सबसे आखिर में एक डायरी मिली जिसमें राजेश कुमार ने अपने हाथ से लिखा था, राजनीति में टिकने के लिए 3 चीजें चाहिए, पैसा, पावर और डर। मेरे पास तीनों हैं। जो भी मेरे रास्ते में आता है उसे मैं इतिहास बना देता हूं। नौकरानी ने तुरंत अपने फोन से इन सभी दस्तावेजों की तस्वीरें खींची। हर पन्ना, हर लिस्ट, हर हस्ताक्षर, सब कुछ। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि यह सबूत देश के लिए कितने जरूरी हैं। अचानक उसे लगा कि बाहर कोई आवाज आई है। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या राजेश कुमार जाग गया था? उसने तुरंत सभी फाइलें वापस रख दीं और चाबी को वापस अपनी जगह पहुंचा दिया। लेकिन जब वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, तभी बंगले की लाइटें अचानक जल गईं। उसकी सांस थम गई। क्या वो पकड़ी गई थी? कौन है वहां? राजेश कुमार की आवाज गूंजी। वो अपने कमरे से बाहर निकल रहा था। नौकरानी ने तुरंत अपनी चादर ओढ़ी और आंखें मलते हुए बाहर आई। साहब, मैं बाथरूम गई थी। आपको परेशानी हुई क्या? राजेश कुमार ने उसे शक की नजर से देखा। तुम इस तरफ क्या कर रही थी? बाथरूम तो दूसरी तरफ है। साहब, मैं रास्ता भटक गई थी। अंधेरे में सही दिशा पता नहीं चली, उसने घबराहट दिखाते हुए कहा। राजेश कुमार ने कुछ देर उसे घूरा, फिर बोला, अपने कमरे में जाकर सो जाओ और कल से ध्यान रखना कि रात में बिना जरूरत बाहर मत निकलना। अगली सुबह राजेश कुमार का व्यवहार बदला हुआ था। वो नौकरानी को बार बार देख रहा था और अजीब सवाल पूछ रहा था। तुम्हारा नाम क्या है? उसने पूछा। प्रीता साहब। घर कहाँ है? पास के गांव में साहब। परिवार में कौन है? बस मैं और मेरे 2 बच्चे साहब। लेकिन राजेश कुमार की शंका लगातार बढ़ रही थी। उसने अपने सिक्योरिटी हेड को बुलाया। इस औरत के बारे में पता करो। कहां से आई है, कहां रहती है, सब कुछ। मुझे लग रहा है यह कोई साधारण नौकरानी नहीं है। दोपहर में जब राजेश कुमार दफ्तर गया तो उसने अपने पिया से कहा, आज शाम घर में एक खास मीटिंग है, सिर्फ अपने लोग होंगे। उस नई नौकरानी को आज छुट्टी दे देना। लेकिन नौकरानी ने यह बात सुन ली थी। वह समझ गई कि राजेश कुमार को शक हो गया है। अब उसके पास ज्यादा समय नहीं था। शाम को जब राजेश कुमार अपनी खास मीटिंग कर रहा था, नौकरानी छुपकर उनकी बातें सुन रही थी। वो जो कुछ सुना उससे उसका खून सूख गया। कल रात मुझे लगा कि किसी ने मेरे स्टडी रूम में घुसने की कोशिश की है, राजेश कुमार कह रहा था।
हो सकता है वो नई नौकरानी कोई जासूस हो। तो फिर उसे खत्म कर देते हैं, किसी ने कहा। नहीं, राजेश कुमार ने कहा। पहले पता करना होगा कि वो किसकी तरफ से आई है। अगर वो सच में जासूस है, तो उसके पीछे कोई बड़ी ताकत होगी। अब नौकरानी जान गई थी कि उसकी पहचान खतरे में है, लेकिन वो यह भी जानती थी कि अब वक्त आ गया है अपने असली चेहरे को दिखाने का। अगली सुबह जब राजेश कुमार ने उसे अपने कमरे में बुलाया, तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। अब वो एक डरी हुई नौकरानी नहीं, बल्कि एक मिशन पर आई योद्धा लग रही थी। बैठो, राजेश कुमार ने कहा। उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, लेकिन नौकरानी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसने राजेश कुमार की आंखों में देखा और धीरे से अब वक्त आ गया है सच बताने का, उसने कहा। राजेश कुमार की पकड़ पिस्तौल पर और भी मजबूत हो गई। सच? कौन सा सच? उसकी आवाज में गुस्सा और डर दोनों था। नौकरानी ने धीरे धीरे अपनी मैली साड़ी को सुधारा, फिर अपने बालों से रबर बैंड निकालकर उन्हें खोल दिया। अचानक उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। वह अब कोई डरी असहमी नौकरानी नहीं लग रही थी। मेरा नाम सुनीता नहीं है, उसने बेहद शांत आवाज में कहा। मैं हूं एसपी प्रिया शर्मा। राजेश कुमार का चेहरा सफेद पड़ गया। पिस्तौल उसके हाथ से गिरते गिरते बची। तुम झूठ बोल रही हो। प्रिया ने अपनी साड़ी के अंदर से एक आईडी कार्ड निकाला। राजेश कुमार ने जब उसे देखा, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह नहीं हो सकता। तुम एक एसपी हो और मेरे घर में। हाँ, मैं पिछले एक हफ्ते से आपके घर में हूं, प्रिया ने कहा। और इस एक हफ्ते में मैंने वह सब कुछ देखा है जो इस जिले के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काफी है। राजेश कुमार ने कांपते हाथों से अपना फोन उठाया। मैं अभी सबको बुलाता हूं। तुम यहां से जिंदा नहीं निकल सकती। लेकिन प्रिया मुस्कुराई। आप फोन कीजिए, लेकिन पहले यह देख लीजिए। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर दबाया। राजेश कुमार के बंगले के बाहर अचानक कई गाड़ियों के इंजन की आवाज आई। फिर पुलिस की सायरन गूंजी। राजेश कुमार की सांस फूलने लगी। मेरी टीम पहले से ही यहां है, प्रिया ने कहा। पिछले 1 घंटे से आपके बंगले को चारों तरफ से घेरा गया है। बंगले का मुख्य दरवाजा जोर से खुला। दर्जनों पुलिसकर्मी अंदर आए। उनके आगे आगे डीजीपी साहब खुद थे। राजेश कुमार, डीजीपी ने कहा, आप गिरफ्तार हैं। राजेश कुमार की टांगें कांपने लगीं। यह सब क्या है? मैं एक विधायक हूं। आप मुझे ऐसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। प्रिया ने अपना फोन निकाला और राजेश कुमार को दिखाया। उसमें वे सभी तस्वीरें थीं जो उसने पिछली रात खींची थीं। यह देखिए, आपकी तिजोरी, आपकी फाइलन और वो डायरी जिसमें आपने अपने हाथ से अपने गुनाह लिखे हैं। राजेश कुमार का चेहरा पूरी तरह से टूट गया। तुमने तुमने मेरे प्राइवेट रूम में। हाँ, प्रिया ने कहा। और सिर्फ फोटो ही नहीं, मैंने पिछले एक हफ्ते में आपकी हर बातचीत रिकॉर्ड की है। वो भी जो आपने अपने गुर्गों से कही थी, और वो भी जो आपने उन बेचारे लोगों से कही थी जो आपसे न्याय की उम्मीद लेकर आते थे। डीजीपी ने इशारा किया और 2 पुलिसकर्मी आगे बढ़े। राजेश कुमार, आप पर भ्रष्टाचार, जमीन हड़पने, हत्या के लिए साजिश और सरकारी संपत्ति के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। राजेश कुमार घुटनों के बल गिर पड़ा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सब कुछ वापस कर दूंगा। मैं आपको जो भी चाहिए वो दे दूंगा। प्रिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब दया नहीं, बल्कि न्याय की आग थी। आपको माफी उन लोगों से मांगनी चाहिए जिनकी आपने जिंदगी बर्बाद की है। उन बच्चों से जिन्हें आपकी वजह से स्कूल नहीं मिला। उन परिवारों से जिनकी आपने जमीन छीनी। पुलिसकर्मियों ने राजेश कुमार को हथकड़ी पहनाई। जब वे उसे बाहर ले जा रहे थे, तो बंगले के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। यह वही लोग थे जो राजेश कुमार के अत्याचार झेल रहे थे। यह वही आदमी है जिसने हमारी जमीन छीन। इसने हमारे बच्चों का स्कूल तुड़वा दिया था, दूसरे ने कहा। लेकिन प्रिया ने भीड़ को संयम रखने को कहा। दोस्तों, अब न्याय होगा, लेकिन कानूनी तरीके से। हमें इंसाफ चाहिए, बदला नहीं। मीडिया भी पहुंच गई थी। एक रिपोर्टर ने प्रिया से पूछा, मैडम,
आपने यह इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया? आप अपनी जान खतरे में डालकर यहां क्यों आईं? प्रिया ने कैमरे की तरफ देखा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। क्योंकि यही मेरा फर्ज था। मैं सिर्फ एक एसपी नहीं हूं, मैं इस देश की एक बेटी हूं। और जब इस देश के नागरिकों पर अत्याचार होता है तो हर ईमानदार अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो आगे आए। राजेश कुमार के बंगले की तलाशी में और भी सबूत मिले। कदरे करोड़ रुपए नकद, सोने की ईंटें और सबसे महत्वपूर्ण वह डायरी जिसमें पूरे राज्य के भ्रष्ट नेताओं के नाम थे। यह सिर्फ शुरुआत है, प्रिया ने कहा। राजेश कुमार तो सिर्फ एक कड़ी था। अब हम पूरे नेटवर्क को पकड़ेंगे। अगले दिन जब राजेश कुमार को कोर्ट में पेश किया गया तो वहां सैकड़ों लोग उसे देखने आए थे। जज ने उसकी जमानत फास्ट ट्रैक कोर्ट दी और कहा कि यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा। प्रिया के इस ऑपरेशंस की चर्चा पूरे देश में होने लगी। उसे बहादुरी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा हुई। लेकिन प्रिया के लिए सबसे बड़ा इनाम था वो मुस्कान जो उन लोगों के चेहरे पर थी जिन्हें अब न्याय मिलने की उम्मीद दिखी थी। राजेश कुमार की गिरफ्तारी के बाद पूरे जिले में एक नई हवा चलने लगी। जो लोग सालों से डर के साए में जी रहे थे वे अब खुले आसमान के नीचे सांस ले रहे थे। पहली बार लोगों को लगा कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हकीकत में भी होता है। राजेश कुमार के बंगले से मिले सबूतों के आधार पर और भी बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। उसकी फाइलों में जिन अधिकारियों के नाम थे उन सभी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए। 3 बड़े अधिकारी एक ही दिन में गिरफ्तार हुए। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी भ्रष्टाचार विरोधी कार्रवाई थी। सबसे खुशी की बात यह थी कि जिन गरीब परिवारों की जमीन छीनी गई थी वो सब वापस मिल गई। 8-6 डेवर सरकारी जमीन जो अवैध रूप से बेची गई थी वो दोबारा सरकार के पास आ गई। इस जमीन पर अब सच में स्कूल, अस्पताल और पार्क बनने थे। रामू काका, जिसकी 5 एकड़ जमीन राजेश कुमार ने हड़प ली थी, रोते हुए प्रिया के पास आया। मैडम, आपने मेरी जिंदगी वापस दे दी। मैं तो समझ गया था कि अब यह जमीन कभी नहीं मिलेगी। प्रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काका, यह सिर्फ आपकी जमीन नहीं, आपका हक था और हक के लिए लड़ना ही पड़ता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आए। जो स्कूल की जमीन राजेश कुमार ने अपने रिश्तेदारों को दे दी थी वहां अब एक आधुनिक स्कूल बनने जा रहा था। 6 करोड़ रुपए जो गरीबों के घर बनाने के लिए था वो पैसा अब वाकई में गरीबों के काम आने वाला था। तब से बड़ी बात यह हुई कि लोगों का पुलिस पर भरोसा वापस आ गया। प्रिया के इस साहसिक कदम ने दिखा दिया कि पुलिस सिर्फ नेताओं की सेवा नहीं करती बल्कि जनता की रक्षक है। मीडिया में प्रिया की तारीफ हो रही थी। लेडी सिंघम का टाइटल उन्हें मिला। लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि वे इतना बड़ा रिस्क क्यों लेती हैं तो उनका जवाब सबको हैरान कर गया। मैं आपको एक बात बताती हूं, प्रिया ने कहा। मैं भी एक गरीब किसान की बेटी हूं। मेरे पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब मैं छोटी थी। एक भ्रष्ट अधिकारी ने हमारी जमीन हड़प ली थी। मेरे पिता ने न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाई लेकिन कोई नहीं सुना। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन मैंने तय किया था कि बड़ी होकर मैं ऐसा बनूंगी कि किसी गरीब को न्याय के लिए दर दर न भटकना पड़े। आज राजेश कुमार को सजा दिलाकर मैंने अपने पिता से किया वादा पूरा किया है। यह बात सुनकर पूरे देश को पता चला कि प्रिया का यह मिशन कोई सरकारी ड्यूटी नहीं बल्कि एक व्यक्तिगत संघर्ष था। एक बेटी का अपने पिता के अपमान का बदला, लेकिन यह बदला प्रेम से भरा था, नफरत से नहीं। प्रिया के इस खुलासे के बाद लोगों का प्यार उनके लिए और भी बढ़ गया। सोशल मीडिया पर रियल हीरो ट्रेंड करने लगा। लड़कियों के लिए वे एक प्रेरणा बन गईं। महीने भर बाद जब प्रिया अपने गांव गईं तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल भर आया। जिस जमीन को लेकर उनके पिता की मौत हुई थी वहां अब एक सुंदर सा स्कूल बन रहा था। स्कूल के गेट पर लिखा था शहीद किसान राजेंद्र शर्मा मेमोरियल स्कूल। प्रिया के पिता के नाम पर बने इस स्कूल में पहली कक्षा से 12वीं तक की पढ़ाई होने वाली थी। सबसे खास बात यह थी कि यहां गरीब बच्चों की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त थी। स्कूल के उद्घाटन के दिन प्रिया ने कहा, मेरे पिता का सपना था
कि हर बच्चे को पढ़ने का मौका मिले। आज उनका सपना साकार हो रहा है। राजेश कुमार को कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई। उसकी सारी अवैध संपत्ति जब्त कर ली गई, लेकिन सबसे बड़ी सजा यह थी कि अब पूरा देश उसे एक भ्रष्ट नेता के रूप में जानता था। प्रिया की इस कामयाबी ने दूसरे ईमानदार अधिकारियों को भी प्रेरणा दी। कई राज्यों में इसी तरह के ऑपरेशन शुरू हुए। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नई लड़ाई छिड़ गई। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ऐसी बहादुरी को सलाम करना चाहिए, तो वीडियो को शेयर करें और ऐसे और भी सच्चे किरदारों की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज प्रिया शर्मा का नाम इतिहास में दर्ज हो गया है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जीत यह है कि अब हर गरीब को पता है कि न्याय मिल सकता है, बस हिम्मत रखनी होती है। याद रखिए, बुराई कितनी भी ताकतवर हो, सच्चाई हमेशा जीतती है। बस हमें हिम्मत रखनी होती है और सही के लिए खड़ा होना होता है।